मैं बहुत छोटे कद की लड़की थी और मेरी शादी नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे लिए एक खूबसूरत और अमीर लड़के का रिश्ता आया। शादी के बाद वह रोज रात को मुझे जूस का गिलास देता और मैं उसे पीती और अपने होशो हवास खो बैठती। सुबह मेरे शरीर पर दांतों के निशान होते थे। एक दिन मैंने जूस नहीं पिया और सोने का नाटक करने लगी। फिर उस रात मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी कमर तोड़ दी थी, क्योंकि पति की बजाय आज जब मैं सुबह उठी तो मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ गई, लेकिन जैसे ही मैंने पानी के नीचे हाथ किए तो अपने बाजू पर देखकर हैरान रह गई। यह मेरी बाजू पर किस तरह का निशान था। और फिर जब अपनी गर्दन की तरफ देखा तो कदमों तले से धरती खिसक गई, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि ये क्या था। मेरी गर्दन पर ऐसा निशान होना कोई अजीब बात नहीं, क्योंकि मैं शादीशुदा थी, मेरा एक पति था। लेकिन यह क्या कि रात तो मैं सो गई थी और मेरा पति तो घर पर नहीं था। फिर मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया? मुझे लगा कि शायद मुझे कोई चीज़ काटी होगी। मैं ऐसे ही ज़्यादा सोच रही हूँ, पर अब यह रोज़ होने लगा। जब मैं रात को सो जाती तो सुबह मेरे शरीर पर दांतों के निशान होते। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था। अगर मेरे पति को पता चल जाता तो वह क्या करता? एक दिन मैंने सोने का नाटक किया, पर मैं जाग रही थी और उसके बाद जो हुआ देखकर तो मैं हैरान रह गई। वह आदमी तो सारी रात मेरे साथ। कभी कभी मैं सोचती थी कि भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। मैं दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरा कद बहुत छोटा था, इसलिए मेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आता था। लोग मुझे देखकर मजाक बनाते और कहते थे कि इसको साथ ले गए तो इसके लिए तो एक सीढ़ी भी लेनी पड़ेगी, वरना यह अपने पति तक कैसे पहुंचेंगी। घर की सारी चीज़ें को नीचे रखना पड़ेगा। इसका पति इसके साथ जब बाहर निकलेगा, यह उसकी पत्नी कम और उसकी बेटी ज़्यादा लगेंगी। लोग तो ऐसी बातें करके चले जाते थे, लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरती थी मैं ही जानती थी। मेरे माता पिता भी बहुत बीमार रहते थे और कहते थे कि जल्दी जल्दी तेरी शादी करवाना चाहते हैं ताकि तू अपने घर की हो जाए, लेकिन रिश्ते नहीं आते थे, और जो आते थे वह इस तरह की बातें करके चले जाते थे। एक दिन रिश्ते वाली आंटी ने कहा कि एक लड़का है, बड़ा अमीर है, उसका अपना घर भी है। मेरे पापा ने पहले ही कह दिया कि जब अमीर है और अपना घर है तो हमारी बेटी से शादी क्यों करेगा। वह कहने लगी, क्यों आपकी बेटी से कोई शादी करेगा जिसके पास कुछ नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि आजकल तो लोग भर भर के दहेज मांगते हैं और हमारे पास बेटी देने के अलावा और कुछ नहीं है, और बेटी का भी कद इतना छोटा है। उस औरत ने कहा कि आप एक दफ़ा लड़के को देख लो, उसकी माँ और लड़का आएंगे, अगर उन्हें आपकी बेटी पसंद आ गई तो ठीक, नहीं तो इसके बाद फिर एक और रास्ता है, वो अपनाना पड़ेगा। मेरे पापा ने कहा कि कौन सा रास्ता? तो कहने लगे कि किसी ऐसे पुरुष से इसकी शादी करनी पड़ेगी जो पहले से ही बीवी वाला हो, लेकिन उसको भी रीति रिवाज के हिसाब से अपने साथ रख लेगा। मेरे पापा ने कहा कि नहीं नहीं, यह तो पाप है। वह कहने लगी कि फिर इसके अलावा तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आपके घर में 15 रिश्ते भेज चुकी हूँ, बड़ी मुश्किल होती है यह सब करने में। मेरे पापा चुप हो गए। उसको कहा कि ठीक है, उन लोगों को भेज देना। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब कुछ सुन रही थी और दिल में प्रार्थना कर रही थी कि आज कोई चमत्कार हो जाए और यह लड़का मुझे पसंद कर ले। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, तो पसंद करने के चांस बिल्कुल भी जीरो थे। मैं तैयार हो गई और शाम को वह लोग आए। मैंने जब चुपके से उस लड़की को देखा तो अपनी अम्मा से कह दिया कि मैं सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि यह लड़का तो बहुत खूबसूरत है और मुझे देखकर यह लोग सीधा इनकार कर देंगे। मैं और दुख दर्द नहीं ले सकती हूँ, पहले ही बहुत लोगों ने मेरी बेइज्जती की है। मुझे यह महसूस करवाया है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरी अम्मा ने कहा कि अब वह लोग आ गए हैं तो सामने तो जाना ही होगा, तो बस चुप करके सुन लेना। अब यह तेरी किस्मत है, हम क्या कर सकते हैं। मैं चाय लेकर बाहर गई तो मैंने लड़के को जरा नज़दीक से देखा। वह तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे दिल में अब कोई भी उम्मीद नहीं थी। मैं एक तरफ को बैठ गई। यह पहला लड़का था जिसने मुझे यह पूछा कि आपने क्या पढ़ा है, वरना जो लोग भी आते थे सीधा यही कह देते थे कि इसका तो कद बहुत छोटा है। मैंने बताया कि मैंने एमए किया हुआ है, तो उसने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसकी माँ कुछ अजीब सी बातें करने लगी। बातें तो वह ठीक कर रही थी, लेकिन मुझे अजीब लग रही थी। उसने कहा कि शादी के बाद मैंने तो अपने भाई के घर चला जाना है, वह दूसरे मुल्क में रहता है, कुछ दिन वहाँ रहूंगी। वह मुझे बहुत समय से बुला रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले बेटे की शादी कर दूं, फिर जाऊं, तो फिर घर में सिर्फ आपकी बेटी और मेरा बेटा ही होगा।
आपकी बेटी को खाना बनाना तो आता है ना, और घर को संभालना वगैरह। तो मेरी मम्मी ने कहा कि हाँ हाँ, इसे सब कुछ बनाना आता है, यह तो पूरा घर संभाल सकती है। वह तो ऐसे कह रही थी कि जैसे शादी पक्की हो गई है, और वह शादी के बाद की बातें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वीर, आप पूनम के साथ थोड़ी देर बात कर लो, अब तो आप लोगों को सारी ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं हैरान रह गई, और मेरी मम्मी ने सीधा ही पूछ लिया कि आपको हमारी बेटी पसंद आ गई? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हमको आपकी बेटी पसंद आ गई है, और हम 1 हफ्ते में ही शादी करना चाहते हैं। क्या बताऊँ, लोगों ने हमें इतना तंग किया था कि यह खबर सुनकर हम उनके सामने खुशी से रोने लगे थे। तो वो लोग थोड़े हैरान हो गए, यह क्या कर रहे हैं। फिर उनको भी समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आपकी बेटी पसंद आ गई है, शायद आपकी बेटी के लिए मेरा बेटा ही था। अब आप लोग शादी की तैयारी करें, हमें दहेज भी नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है। यह तो ऐसा हो गया कि जैसे पासा ही पलट गया हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं वीर के साथ घर के आंगन में आई तो उसने कहा कि आप मुझे बहुत अच्छी लगी है, लेकिन मेरे साथ पहले इतना बुरा हुआ था कि मुझे थोड़ा सा अजीब महसूस हुआ। तो मैंने कहा कि लेकिन आपका कद तो इतना लंबा है, और मुझे देखने पर उस बात पर वह हंसने लगा। वो मुझे लगा कि मुझ पर हंस रहा है, लेकिन मुझ पर नहीं हंस रहा था, शायद मेरी इस बात पर हंस रहा था। उसने कहा कि आपने वह बात नहीं सुनी कि सारे बड़े धमाके छोटे पैकेज में आते हैं। उसने ऐसी बात की कि मैं भी हंसने लगी। उसने कहा कि आप मुझसे शादी करने को तैयार है? तो मैंने कहा कि जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस इसके बाद 1 ही हफ्ते में हमारी शादी हो गई। इस बात से हमें थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि 1 हफ्ते में इतनी सारी तैयारियां करनी थी, एक दिन भी कोई आराम से नहीं बैठा था। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आजकल रिश्तेदार बड़े अजीब से होते हैं, कोई उनके कान में कोई बात ना डाले, यहाँ ना कह दे कि कहाँ इस लड़की से शादी कर रहे हैं, आइए हम आपको कोई और अच्छी लड़की दिखा देते हैं। क्योंकि रिश्तेदार तो ऐसे ही होते हैं, इसलिए शादी जल्दी हो जाए तो ही अच्छा है। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, और 1 हफ्ते में ही मैंने वीर से इतनी सारी बातें कर ली थी, और ऐसा लगने लगा कि जैसे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है, और अब हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, घर वालों से अलग होकर यहाँ आ गई थी, मेरी विदाई हो गई थी। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, लेकिन यह सब कुछ तो नॉर्मल था। कुछ दिन तक मैं ठीक हो जाती, अपने पति का इंतजार कर रही थी। मेरे अंदर सिर्फ यही कमी थी कि मेरा कद थोड़ा छोटा था, वरना आज मैंने अपने आप को देखा तो मैं इतनी सुंदर लग रही थी, मैं तो कयामत लग रही थी। मेरा पति तो मुझे देखते ही पागल हो जाता, क्योंकि अभी तक उसने मुझे ठीक तरह से देखा ही नहीं था। शादी की रस्म में एक दूसरे को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था। मेरा पति कमरे में आया तो उसने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। उसने मेरा घूंघट उठाया था, मैं चाहती थी कि सब रस्मों के मुताबिक हो। अब मुझसे पूछा कि क्या मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द हूँ? तो मैंने कहा कि बिल्कुल, मैंने कभी किसी के साथ दोस्ती भी नहीं की। उसने कहा कि लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मुझे अच्छा लगा कि उसने मुझे पहले ही बता दिया। मैंने पूछा कि अभी वो कहाँ है? तो उसने कहा कि उसकी तो शादी हो गई थी पिछले ही साल, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। फिर मुझे तुम पसंद आ गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि आपने यह बात बताई, पर उसने कहा कि एक और बात है जो शायद तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। वह यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है, मैं पूरा दिन घर नहीं आ पाऊँगा, और शायद कभी कभी मुझे रात के लिए भी बाहर रहना पड़ेगा। तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे अजीब लगा, क्योंकि उसकी मम्मी तो सुबह ही पहले फ्लाइट से जा रही थी। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मुझे जाना होगा, तो आपकी बेटी को अकेले रहना पड़ेगा। मैंने कहा कि आप रात को तो आ जाइए ना। तो उसने कहा कि रात को आने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर काम ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं कह सकता। अब मैं उस टाइम पर लड़ तो नहीं सकती थी। मैंने कह दिया कि ठीक है, जैसा आप कहे मैं एडजस्ट कर लूँगी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, तुम थक गई होगी, सो जाओ, आराम करो, अभी तो हमारे पास सारी ज़िंदगी पड़ी है। मुझे उसकी यह बात भी अच्छी लगी कि उसने मेरे आराम की चिंता की, लेकिन थोड़ी सी अच्छी नहीं भी लगी थी। अगर वह मेरे पास आ जाता तो क्या बुरा था। फिर मैंने सोचा कि उसकी बात भी ठीक है, ये सारी ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए, जल्दी किस बात की है। सुबह सुबह मेरी सासू माँ अपनी फ़्लाइट के लिए निकल गई और कह दिया कि अपना और मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना, मेरा बेटा तुम्हें परेशान नहीं करेगा अगर तुम उसे परेशान नहीं करोगी। मैंने यह बात सुनी तो मुझे कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा कि मैं क्यों परेशान करूंगी? उन्होंने कहा कि अरे मजाक कर रही हूँ, बस ख्याल रखना अपना, और बहुत ज़्यादा।
लेकिन जब वह गाड़ी तक गई तो उन्होंने एक और अजीब सी बात बोल दी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और धीरे से मेरे कान में कहा कि मुझे माफ़ कर देना। मुझे यह बात समझ नहीं आई। वह मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं बलि का बकरा हूँ, और वहाँ से चली गई। मेरा पति भी उनके साथ ही निकला था। थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन किया कि तुम नाश्ता कर लेना, मुझे बहुत काम है, मैं रात को वापस आऊँगा। शादी के बाद पहला दिन था और मेरा पति काम पर चला गया। बात तो अजीब सी थी, लेकिन अगर उसका काम ज़रूरी नहीं होता तो वह कभी नहीं जाता। शायद काम बहुत ज़रूरी था और उसने मुझे पहली रात यह बात इसलिए बताई थी ताकि मैं उसे तंग ना करूं। मैं घर को देखती रही। घर तो बहुत बड़ा था, यहाँ पर हर चीज़ थी। एलईडी थी, एयर कंडीशनर था, फ्रिज था, किचन में बहुत अच्छी मशीनें पड़ी थी। जब मैंने फ्रिज खोला तो मैं हैरान रह गई। फ्रिज में खाने को बहुत कुछ पड़ा था। मैंने सोचा कि और मुझे क्या करना है, चलो खाना ही बना लेती हूँ। जब मैं खाना बनाने लगी तो दो लोग घर में दाखिल हुए। दोनों ही पति पत्नी लग रहे थे। मैंने कहा कि आप लोग कौन हो? तो कहने लगे कि हम यहाँ पर काम करते हैं। यह मोहन है, यह बाहर के काम करता है, और मैं सुमन हूँ, मैं घर की साफ सफाई का काम करती हूँ। आप जरूर नई मालकिन है, हमें बड़ी मालकिन ने बताया था। आप क्यों खाना बनाने लगी? मैंने कहा कि नहीं, तुम बाकी के काम करो, खाना मैं बना लूँगी। मैं खाना बनाने लगी और वह बाकी के काम करने लगी। पूरे 2 घंटे के बाद वह चली गई। उसने कहा कि हम सिर्फ 2 घंटे के लिए आते हैं, मोहन बाहर बैठा होता है, इससे अगर आपने कुछ मंगवाना हो तो आप मंगवा सकती है, लेकिन मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आ सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा ठीक है, अब तो हम दोनों हैं, घर में ज़्यादा काम नहीं होगा, खाना मैं बना लूँगी। मैं खाना इसलिए खुद बनाना चाहती थी ताकि मेरा टाइम गुजर जाए। मेरा पति रात को देर से आया और आकर एक तरफ बैठ गया। मुझे उसके मूड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वह मेरे पास आना चाहता है। उसने तो मुझे गले भी नहीं लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं उठकर कहाँ चला गया, और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक गिलास था जिसके अंदर फलों का जूस था। मुझे लगा कि शायद उसने अपने लिए बनाया था। मैंने कहा कि आर्यन, आप मुझे कह देते तो मैं आपके लिए बना देती, मैं हूँ ना। तो उसने कहा कि अपने लिए नहीं बनाया, तुम्हारे लिए बनाया हूँ। पूरा दिन तुमने अकेले गुजारा, मेरा इंतज़ार किया और इतना अच्छा खाना बनाया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह जूस अपने हाथों से बना कर लाया हूँ और तुम्हें मेरे सामने बैठकर पीना होगा। मैंने जब यह देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरा दिन मैं यही सोचती रही थी कि मेरे पति को मेरा ख्याल नहीं है। उसने मुझे ऑफिस से फ़ोन भी नहीं किया था, लेकिन अगर उसे ख्याल नहीं होता तो वह क्यों अपने हाथों से मेरे लिए जूस बना कर लाता। मैंने वह जूस पिया और थोड़ी देर बाद ही मुझे नींद आने लगी। मैंने कहा कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। उसने कहा कि ज़्यादा काम नहीं करो, और मेरा सर अपनी गोद में रखकर मेरा सर दबाने लगा। मुझे उसकी यह हरकत बहुत अच्छी लगी थी। वह तो मेरा बहुत ख्याल कर रहा था। इतना ख्याल तो मेरा किसी ने भी नहीं किया था। बस उसकी आंखों में देखते हुए मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन जब सुबह हुई तो खुद को शीशे में देखा तो हैरान रह गई। मेरी गर्दन और बाजू पर दांतों के निशान थे। मैंने कहा कि यह सब कब हुआ? मैं तो सो गई थी। फिर मेरे साथ यह सब कुछ किसने किया? मैं अपने पति के लिए नाश्ता बना रही थी तो मैंने उसे दिखाया। मैंने कहा कि देखो यह क्या हुआ। उसने कहा कि हाँ, यह क्या हुआ? मैंने कहा कि पता नहीं, लगता है मुझे कोई चीज़ काट गई है। उसने कहा कि घर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आज सुमन आएंगी तो उसे कहना कि घर की अच्छे से सफाई करे, लगता है घर में कोई कीड़ा मकोड़ा है। मैं भी यही सोच रही थी, मुझे कोई चीज़ काटी है। लेकिन अगले दिन भी यही हुआ कि मेरे पति ने मुझे फिर से जूस बनाकर पिलाया और मैं सो गई। लेकिन जब सुबह उठी तो इस दफ़ा मेरी गर्दन पर निशान थे, और निशान कुछ अजीब से थे। मुझे मेरी एक दोस्त की वीडियो कॉल आई। अभी मैं निशानों को ही देख रही थी। उसने मुझे देखा और मुझसे ना कोई हाल पूछा ना नमस्ते का, सीधा ही बोलने लगी, ओह तेरी ज़िंदगी तो बड़ी अच्छी जा रही है। मैंने कहा कि मेरी शक्ल देखकर तुझे ये कैसे पता चल गया कि मेरी ज़िंदगी अच्छी जा रही है? तो कहने लगे कि तेरी शक्ल नहीं, तेरी गर्दन पर निशान है ना, यह देखकर मैं कह सकती हूँ तेरा पति तो तुझे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा कि नहीं, यह तो मुझे कोई चीज़ काटी है। उसने कहा पागल, किसी चीज़ ने नहीं काटा है, तुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं? तेरी तो शादी हो गई, अब तो यह हरकतें छोड़ दे। देखने में तो छोटी बच्ची लगती, लेकिन बातें तो बच्चों वाली नहीं किया कर। मैंने कहा कि क्या मतलब? तो उसने कहा कि यार यह लव बाइट है। लव बाइट और पति पत्नी में लव बाइट एक आम सी बात होती है। तुझे नहीं पता? क्यों, यह तेरे पति ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मैंने कहा कि नहीं यार, मैं सो रही थी, सुबह उठी तो मेरी गर्दन पर यह निशान था। 2-3 दिन हो गए थे मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है। मुझे लगता है कोई एलर्जी हो गई है। मैं तो अभी अपने पति से करीब ही नहीं गई। उसने कहा कि तू उसके करीब नहीं गई तो वह तेरे करीब नहीं आया।
मैंने कहा कि एक ही बात है, बस वह आजकल बहुत बिजी है। तो मेरी दोस्त ने मुझे कहा कि यह बात तो अच्छी नहीं है, अब तुम दोनों की शादी हो गई है। तो मैंने कहा कि उसने मुझे पहली रात ही बता दिया था कि कुछ दिन मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने भी बात नहीं की। काम ज़्यादा होगा और फिर अगर ज़रूरी नहीं होता तो मुझे थोड़ी ही छोड़ो, आखिर मैं उसकी पत्नी हूँ। कहने लगी, रात को तो घर आता है ना तेरा पति? मैंने कहा कि हाँ, रात को तो आ जाता है। तो उसने कहा, तो फिर पूरी रात क्या करते रहते हो? तुम लोग सो जाते हो? मैंने कहा कि मुझे नींद आ जाती है। उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि यह सोने का टाइम थोड़ी है, सारी जिंदगी पड़ी है, बाद में सो जाना, तू पूरी की पूरी पागल ही है। अच्छा चल, मैं तेरे घर आती हूँ, फिर मैं उससे बात करूंगी। मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि हाँ, मैं पूरा दिन अकेली होती हूँ तो ज़रूर आ जाना। लेकिन कल जब मेरी दोस्त आई तो एक बड़ी अजीब हरकत हुई कि मोहन ने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। मैंने कहा कि ऐसा क्यों किया तुमने? वह मेरी दोस्त थी, मेहमान थी, वह क्या सोचती होगी? तो कहने लगा कि बड़े साहब ने कहा है कि घर में किसी भी बाहर बंदे को दाखिल होने नहीं देना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह आपके माता पिता ही क्यों ना हो। मैंने कहा कि साहब ने ऐसे कहा है तुम्हें, या तुम अपने पास से बातें बनाते हो? साहब क्यों ऐसा कहेंगे? और मेरे माता पिता तो उनके संबंधी है, तो वह उनके बारे में ऐसी बात क्यों कहेंगे? मोहन ने कहा कि बीबी जी, हम तो नौकर है, हुकुम के गुलाम। मैंने तो वही किया है जो मुझे बड़े साहब ने कहा है। वह लड़की आपकी दोस्त थी, मुझे पता है, और वह भी बहुत गुस्सा कर रही थी, बार बार कह रही थी कि मैं तो दोस्त हूँ। लेकिन देखिए, मुझे जो कहा गया है मैंने तो वही किया। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने अपने पति को फ़ोन किया तो वह फ़ोन नहीं उठा रहा था, और जब मैंने अपनी दोस्त को फ़ोन किया तो उसने मेरा नंबर कट कर दिया। गुस्सा आ गया होगा उसे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि बेचारी घर तक आई और मेरे नौकर ने उसे दरवाजे से ही भेज दिया। कितनी बुरी बात है। रात को फिर मेरे पति ने मेरे लिए जूस बनाया। आज मैं पहले से गुस्से में बैठी थी। मैंने उससे पूछना था कि उसने नौकर को ऐसी बात क्यों कही, लेकिन वह मेरे लिए जूस बना कर लाया। मेरे सर दबाने लगा तो मैं सब कुछ भूल गई। पति की सेवा करना मेरा धर्म था, लेकिन वह मेरी सेवा करने लगता। कहता था कि पूरा दिन तुम अकेली होती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी तक हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को शुरू भी नहीं किया है। मेरे सर पर बहुत बोझ है, इसलिए थोड़ा तुम्हारा ख्याल करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी तो हैरान रह गई। ना सिर्फ मेरे शरीर पर दांतों के निशान थे, बल्कि थप्पड़ के निशान भी थे, और मुझे दर्द भी बहुत हो रहा था। अगर मेरे साथ कोई ऐसा मामला था कि मुझे एलर्जी हो रही थी तो फिर यह तो बड़ी खतरनाक बीमारी थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी टांगों में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, और मेरी कमर में भी। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरी तबीयत आजकल बड़ी ख़राब रहने लगी है। मेरी टांगों में दर्द है तो मुझे अजीब सी बीमारी हो रही है। तो उसने मेरी बात सुन ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। वो कोई जवाब तो देता है, इंसान कुछ तो बोलता है कि हाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने कहा कि वह जूस बनाकर रखा है, पी लो, जूस पीने से तुम ठीक हो जाओगी। मैंने कहा कि आप यह जूस किस चीज़ का बनाते हैं? तो उसने कहा कि क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा कि जैसे मैं जूस पीती हूँ मुझे नींद आ जाती है। उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, इसलिए जब तुम इस तरह की चीज़ पीती हो तो उससे ताकत मिलती है और नींद आती है। पर तुमने यह क्यों पूछा? मैंने कहा कि मैं इसलिए पूछ रही थी, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो रही हो? उसने कहा कि नहीं, इसमें ताज़ा फल होते हैं और कुछ भी नहीं होता। मुझे उसका सवाल समझ नहीं आता था। कभी लगता था केले का जूस है तो कभी लगता था सेब डाले हुए है। और मेरा पति मुझे यह जूस पिलाए बिना रहता नहीं था। आजकल तो वह बनाकर सामने रख देता और कहता कि पी लिया करो। मेरी दोस्त मुझसे पूरे 2 हफ्ते नाराज़ रही, और उसके बाद मैंने जब उसे यह कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ तो उसने मुझसे बात की। मैंने उसे यह सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेकर भी नहीं जा रहा है। इस बात पर वो हैरान रह गई। उसने कहा, पहले तो तू कह रही थी कि शुरू शुरू के दिन है और उसको काम है, लेकिन अब तो तेरी शादी को इतना समय हो गया है, तो कौन सा काम है जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं? मैंने कहा, पर वह मेरी सेवा बहुत करता है। उसने कहा, क्यों करता है वह तेरी सेवा? मर्द कभी औरत की सेवा नहीं करता। अगर वह तेरी सेवा कर रहा है तो उसका मतलब कि सेवा की आड़ में वह तुझसे कुछ छुपा रहा है, और तू है कि पागल बन रही है। मैंने कहा, अब तो मुझे चक्कर आने लगे हैं, डॉक्टर के पास भी नहीं जाने देता, तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है, अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। तुम किसी तरह मेरे घर आ जाओ और मेरी मदद करो। उसने कहा, मैं तो तुम्हारे घर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर आऊँगी तो उसके नौकर मुझे अंदर ही नहीं आ जाने देंगे। तुझे इतनी छोटी सी बात भी समझ क्यों नहीं आ रही है कि इस बंदे ने भी तो तुझे सबसे दूर कर दिया है। उसने तुझे अकेला कर दिया है, ना तू बाहर जा सकती है
और ना वह तुझे डॉक्टर के पास ले जा रहा है, ना खुद तेरे पास आ रहा है, बस तुझे घर में रखा हुआ है। और रात को अगर तेरी थोड़ी सी सेवा कर देता है तो तू पागलों की तरह खुश हो जाती है। तू अपनी पूरी की पूरी रूटीन बदल डाल। जो भी पूरे दिन में करती है वह तुम्हें नहीं करना, बल्कि उससे उल्टा करना है, फिर देख क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा कि हाँ, उसने मेरी एक रूटीन बना रखी है, मैं उस रूटीन को ख़त्म करूँगी और फिर देखूंगी कि क्या होता है। मैंने अपने दोस्त के सामने दिल भर के आंसू तो बहा लिए, पर उसने कहा कि तू क्या सारी जिंदगी रोती रहेंगी। मैंने अपनी रूटीन बदल दी। मैं रोज़ उसके लिए खाना बनाती थी, आज मैंने नहीं बनाया। जब वह घर आया तो उसने कहा कि खाना नहीं बना, तो मैंने कहा आज मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तो कहने लगा कि अब खाना लेने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि मोहन भी शाम को चला जाता था। मैंने कहा कि देख लो, अगर आपको भूख लगी है तो मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। उसने खाना ऑर्डर कर लिया। मैंने अपनी दोस्त के कहने पर रूटीन बदली। पहला यह है कि मैंने खाना नहीं बनाया, दूसरा यह है कि आज मैं उसके पास नहीं बैठी, और तीसरा यह है कि वह मेरे लिए जो जूस बनाया करता था आज मैंने वह नहीं पीना था, क्योंकि वह एक दिन भी देरी नहीं करता था। लेकिन मैंने उसे यह बात नहीं बताई थी कि मैं रूटीन के खिलाफ जा रही हूँ। मुझे कोई ना कोई बहाना करना था, इसलिए जब मैंने खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, पर मैंने तुम्हारे लिए जूस लिया है। मैंने कहा अच्छा, और उसके सामने गिलास को अपने ओठों से भी लगा लिया। लेकिन उसके बाद बड़े तरीके से मैंने वह जूस वॉश बेसन में गिरा दिया और खाली गिलास उसके सामने रख दिया। उसने पूछा कि पी लिया। मैंने कहा कि हाँ पी लिया, बहुत अच्छा बना था। उसने कहा मेरे पास आकर बैठो, तो मैं उसके पास बैठ गई, और फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद वह मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि आज नींद नहीं आ रही है। इस बात पर उससे ज़्यादा मैं हैरान थी, क्योंकि आज मुझे वह अजीब सी नींद नहीं आ रही थी जो रोज आया करती थी। समझ आ रही थी कि आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमेशा मेरे लिए मेरा पति ही जूस बनाता था और बहुत जिद करता था कि वह जूस तुम्हें ज़रूर पीना है। इसका मतलब कि उसने जूस के अंदर ज़रूर नींद की दवाई मिलाई थी, तभी तो आज ना पीने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन वह मुझे बेहोश करके मेरे साथ क्या करता था। थोड़ी देर के बाद किसी को फ़ोन करने लगा और कहने लगा कि आजा यार, मैं तो कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं यह सुनकर हैरान रह गई कि रात इस समय वह किस को फ़ोन कर रहा है और घर पर बुला रहा है। फिर मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई और घर में कोई आ गया। वह भी बातें कर रहा था और मैं उसकी आवाज़ पहले नहीं सुनी थी। वह ना तो मेरे पति का कोई रिश्तेदार था और ना ही नौकर। मेरे पति ने उसे कहा कि चल शुरू करते हैं, और वह दोनों बिस्तर के ऊपर आकर बैठ गए। मुझे समझ आ गया कि वह क्या करना चाहते हैं। मैंने आंखें खोली तो वह हैरान रह गए कि यह तो बेहोश नहीं है, यह तो जाग रही है। वह आदमी पता नहीं कौन था, मैं उसे नहीं जानती थी। मैं डर के वहाँ से भागी और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वह दोनों दरवाज़ा पीटने लगे और मैं बुरी तरह से घबरा गई कि ये दोनों आखिर में मेरे साथ क्या करते थे। लेकिन मुझे समझ आ गया था मेरे शरीर पर वह निशान और मेरे पति का मुझसे दूर दूर रहना, क्योंकि वो मुझे बेहोश करके अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी इज्जत के साथ खेल रहा था। तभी तो उसे मेरी तरफ आने का ख्याल ही नहीं रहता था, क्योंकि वह यह सब कुछ पहले ही कर लेता था। वह भी अपने दोस्त के साथ मिलकर। यह कितनी निचली और अश्लील बात थी, कितनी घटिया बात थी। मैंने रोते रोते एक तरफ देखा तो वहाँ पर मेरा फ़ोन पड़ा था। मैंने अपने फ़ोन को इस कमरे में चार्ज पर लगाया था। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने कहा कि घर में एक आदमी घुस आया है जिसको मैं नहीं जानती हूँ, मैं कमरे में बंद हूँ। पुलिस वाले आ गए और उन दोनों को पकड़ लिया। मैंने उस आदमी के खिलाफ तो रिपोर्ट की ही थी। पुलिस को यह भी बताया कि मेरा पति एक मानसिक रोगी है, क्योंकि यह काम कोई पागल इंसान ही कर सकता है। मेरी सास अब तक वापस नहीं आई थी। मैंने किसी तरह उनसे बात की तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे पति की कुछ नहीं लगती। उसने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं उसकी नकली माँ बनकर शादी करवा सकूं और एक लड़की उसके घर में आ जाए, क्योंकि वह अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है और वह कोई भी काम अकेले नहीं करते। उसने यह सब कुछ अपने दोस्त के लिए किया था। उनको सिर्फ एक लड़की चाहिए थी और मुझे तो थोड़े बहुत पैसे दिए गए थे, तभी तो मैं अगले ही दिन वहाँ से चली गई थी। अब मुझे समझ आया था कि मेरी नकली सासू माँ ने मुझे यह क्यों कहा था कि मुझे माफ़ कर देना। और वह जाते हुए इतनी परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर में मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने कहा कि आप पर भी मैं पुलिस केस करूँगी, क्योंकि आपने भी धोखा दिया है। तो वह माफ़ी मांगने लगी। उसने कहा कि मैं तो खुद मजबूर हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ़ कर दो मुझे। मैं वापस अपने घर आ गई थी और अपने पति पर तलाक का मामला भी कर दिया था। हो सकता है कि वह किसी तरह पुलिस से बच जाता, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी,
क्योंकि वह मानसिक रोगी था और इस बुनियाद पर वह पुलिस से बच सकता था, पर उसका दोस्त नहीं बच सकता था। मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। वो कहते हैं कि हमने तो बस यह सोचा तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए तो हमने किसी से पूछा भी नहीं लड़का कैसा है और जल्दी जल्दी तेरी शादी इसके साथ करवा दी, जैसे कोई अपने सर से बोझ उतार के फेंक देता है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तू हम पर बोझ नहीं थी। हम परेशान हो गए थे। हमें लगा कि तेरी शादी कभी नहीं होगी और तू हमारे दर पर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाएंगी, इसलिए हमने यह सब कुछ इतनी जल्दी में किया था। हमें क्या पता था कि वह इतना बुरा इंसान निकलेगा। मेरे माता पिता बहुत शर्मिंदा है और जाहिर है कि उनको बुरा लगता है, लेकिन अब किसी को क्या बुरा लगे उससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे साथ जो होना था वह तो हो गया। अब भी मुझे रातों को बुरे सपने आते हैं। मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाकर यह बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपनी बेटियों के रिश्ते कभी इतनी जल्दी में नहीं करने और अपनी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। जिसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता करे पहले उसके बारे में पता करे कि वह किस किस्म का इंसान है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा है। जो गलती मेरे माता पिता ने वह गलती की आप लोग कभी भी अपने बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए। इंसान बड़ी मुश्किल से बच्चों को पालता है और गलत इंसान के साथ अगर उसका रिश्ता कर दे तो उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर वह इंसान कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। आप लोग बताइए कि मैंने सही किया या गलत? क्या मुझे अपने पति के साथ ही रहना चाहिए था? यह समाज मेरे खिलाफ बातें करता है, मुझे ही बुरा कहता है, लेकिन आप लोग बताइए कि क्या गलती मेरी थी? मैंने तो इतना सब सहन किया। मैं तो खुश थी कि मेरा पति इतना अच्छा और खूबसूरत है, मुझसे प्यार करता है, मेरी सेवा करता है, लेकिन उसकी सेवा के पीछे यह सब कुछ था जो मैं आज भी सोचती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।